नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिन में भाई-बहन के प्रिंस और प्रिंसेस के 2-3 बयान आए हैं और इन 2-3 बयानों में इनकी जो हताशा है, जो इनकी निराशा है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि कुंठा है और जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा है, उसको झुठलाने का जो प्रयास है और लोगों को बरगलाने का भी, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। आपने हमने सबने देखा है, दुनिया भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो अलग-अलग जगहों पर कुछ बच्चियां उनकी पेंटिंग बना कर के लेकर के आती हैं या उनकी उनकी माँ की पेंटिंग बना कर के लेकर के आती हैं। प्रधानमंत्री उनको नोटिस करते हैं और एसपीजी के जवानों से कहते हैं कि जाओ लेकर के आओ। और एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा किसी बच्ची से कि आप अपना एड्रेस वगैरह भी दे दें इसके साथ एसपीजी के जवान को, मैं आपको चिट्ठी लिखूँगा। यानी पब्लिक से कनेक्ट। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नौजवानों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, जब परीक्षाओं की तैयारी का समय होता है, तब वो अलग से बात करते हैं। मन की बात में भी वो लगातार जन समस्याएँ ही उठाते हैं। अलग-अलग जो समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उनका उल्लेख करते हैं। यानी लगातार उनका कनेक्ट बना रहता है। लेकिन रायबरेली में थी प्रियंका गांधी वाड्रा और उन्होंने पब्लिक से कहा कि ये तो इनके पास तो हवाई जहाज भी है, हेलीकॉप्टर भी है, हर तरह की सुविधा भी है, लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। मेरी जो दादी थी इंदिरा गांधी, वो तो लोगों के घरों में चली जाती थी, घरों में जाकर के बात करती थी। और एक बयान उनका ये भी आया कि साहब, इस भारत की मिट्टी में मेरे पूर्वजों का खून जो है वो मिट्टी में खून है। तो क्या केवल इस देश की मिट्टी में इन गांधी नेहरू परिवार के लोगों का ही खून है या हिंदुस्तान के और भी लाखों करोड़ों उन वीर शहीदों का भी खून है जिन्होंने सरहद की भी रक्षा की है, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम भी लड़ा है, जो अंग्रेजों की गोलियों से भी मारे गए हैं। जलियांवाला बाग में भी क्या हुआ था, इसके अलावा भी मोपला से लेकर के पता नहीं कहाँ-कहाँ कितने कांड हुए हैं और इनके समय में हुए हैं या जब इनके पूर्वज उस आंदोलन में शामिल थे तब बहुत सारे लोग मारे गए। उसका कभी जिक्र नहीं करते ये। और इनके झूठ की परतें खोलने के लिए ही स्पेशली आज मैं ये प्रोग्राम लेकर के आया हूँ, ये बताने के लिए कि ये जो एक परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं 3 दौर के मतदान के बाद कि साहब 4 जून को हमारी सरकार आने वाली है और आगे का कार्यक्रम बता रहे हैं, इतने लोगों को हम रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि कांग्रेस ज़मीन पर है भी या नहीं है। मैं 2019 के कुछ आंकड़े लेकर के आया हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जिनकी ज़मीन पैरों के नीचे से निकल चुकी है, वो किस हवा में बात करते हैं और किस कॉन्फिडेंस के साथ कैमरों पर बातें करने की कोशिश करते हैं। ज़रा प्रियंका गांधी वाड्रा का वो बयान सुनिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ और इसके बाद जब अयोध्या गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एक बहुत पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला था, उनके घर गए थे, चाय पी थी, बैठ कर के बात की थी। वो इनके झूठ की पोल खोलने के लिए मैंने जोड़ दिया है। ज़रा सुनिए, उसके बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और 2 छोटे-छोटे वीडियो राहुल गांधी के भी सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको आंध्र प्रदेश का रोड शो दिखाता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस कदर लोगों में दीवानगी है उनके प्रति। तो सुनिए ज़रा प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। मंत्री थी, आपके घरों में आती थी,
मैं छोटे से छोटे दूर दराज इलाकों के गांव में जाती हूँ तो कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दादी यहाँ आई थी तुमसे पहले। आज सुविधा है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी लेकिन वो पहुंच जाती थी। ये प्रधानमंत्री जो आपकी संकटों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, आपके बीच आना ही नहीं चाहते। आप टीवी में देखते हैं साफ सुथरे कुर्ते पजामे में, एक बाल इधर से उधर नहीं, कोई इनके पास नहीं, उनकी परछाई ही दिखती है। बस ऐसे ऐसे दो चार नेताओं को भी नहीं खड़ा करते, सब दूर दूर रहते हैं उनसे। जनता से तो एकदम कट गए हैं। जनता से तो एकदम कट गए हैं। आपकी दुख तकलीफों संकटों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। गरीबों के ही घरों में बिजली के कनेक्शन भी गए हैं, शौचालय भी बने हैं, उनको आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया गया है, उनको कोविड काल से ही प्रति परिवार के हर सदस्य के लिए 5 किलो अनाज भी जा रहा है हर महीने। इसके अलावा उनके लिए उज्ज्वला योजना भी आई आई है। मतलब हर तरीके से उनकी गरीबी को खत्म करके अभी आंकड़ा आया था 25 करोड़ का, और अमेरिका के एक सीईओ ने तो कहा है कि 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं। लेकिन कितना बड़ा झूठ बोल रही हैं खड़ी होकर के, और जनता से कनेक्ट नहीं है प्रधानमंत्री का। ये मैंने वीडियो इसीलिए इसके साथ क्लब किया है, बताने के लिए कि वो जनता से किस कदर जुड़े हुए हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। सूरज के पिताजी हैं। अच्छा, और ये कौन है? मैंने कहा चलो बहन मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? तो बस इंदिरा गांधी जाती थी लोगों के घरों में, ये प्रधानमंत्री तो लोगों के घरों में जाते ही नहीं है। आज का राहुल गांधी का जरा वीडियो सुनिए, फिर इस पर बात करेंगे। देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। ये जो इन्होंने अभी कहा है ना कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसको जरा ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए, क्योंकि मैं अब अगले 20 मिनट में आपको ये बताने वाला हूं कि ये लोग खड़े कहाँ हैं और इनके पैरों के नीचे से जमीन कब की खिसक चुकी है। पर कमाल तो ये है कि इनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। इनका एक और वीडियो सुनिए और इसके बाद मैं आंध्रा का एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा करके मूल विषय पर आता हूं। थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह, घबराइए मत मोदी जी, घबराइए मत मोदी जी। घबरा कौन रहा है? अमेठी से कौन भागा था और कहां भागा था? दक्षिण भारत में वायनाड सीट के लिए। और वायनाड क्यों चुनी थी?
क्योंकि वहां मुस्लिम और ईसाई मतदाता निर्णायक हैं। इसलिए मैं जब देखा कि हार रहा हूं 2019 में, तो घबरा करके वायनाड भाग गए। और इस बार वायनाड में भी जीत के लाले पड़े हुए दिखाई दिए, तो भाग करके रायबरेली आए। अमेठी जाने की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो घबरा कौन रहा है? गुजरात से आकर के काशी में चुनाव लड़ने वाले और 5-5, 4-4 लाख के अंतर से जीतने वाले नरेंद्र मोदी, या यूपी को छोड़ करके और केरल भागने वाले राहुल गांधी? तो इनका जो इनके जो दावे हैं, इनकी जो बातें हैं, वो एक्चुअल में लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में तो बैठी ही गई है, दिलों पर भी चोट कर गई है कि आप कहीं के नहीं रहे, कांग्रेस को आपने कहीं का नहीं छोड़ा, और आप अभी भी पता नहीं कौन से खाम ख्यालों में जो है जी रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आंध्र प्रदेश का एक रोड शो का आपको वीडियो दिखाऊंगा, क्लिप दिखाऊंगा। तो ये जरा देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किस चरम पर है। आंध्र प्रदेश का है ये, मैं उत्तर प्रदेश का वीडियो नहीं दिखा रहा हूं आपको, आंध्र प्रदेश का। देखिए। मतलब लोगों में किस कदर उनके प्रति आसक्ति है, प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है। और ये वो आंध्र प्रदेश है जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और 2 फिगर में भी उनको वोट शेयर नहीं मिला था। लेकिन आज आंध्र प्रदेश में भी आपको दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में किस तरह का भाव है। अब आता हूं इनकी असलियत खोलने पर। मैं 2019 के आंकड़े लेकर के बैठा हूं। 2019 में 10 स्टेट जहां पर 310 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। बिहार में 40 सीटें हैं, कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी, चंद्रपुर वाली। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, उड़ीसा में भी इनको केवल एक सीट मिली थी। 21 में से एक, 48 में से एक, 25 में से एक भी नहीं। बिहार की 40 में से एक, सिक्किम में एक है, वहां इनको सीट नहीं मिली ही नहीं। तमिलनाडु में 38 सीटें, डीएमके के साथ चुनाव मैदान में गए थे, 38 में से 8 इनको मिल गई थी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इनको केवल रायबरेली की एक सीट मिली थी। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, केवल 2 सीटें मिली थी इनको। एक पर अधीर रंजन चौधरी जीते थे, एक और। दादरा नगर हवेली 1 सीट है, वो भी नहीं मिली। झारखंड में 14 सीटें हैं, इनको केवल 1 सीट मिली। 14 में से 1 सीट मिली। 310 सीटों वाले इन 10 राज्यों में कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिली। 310 में से केवल 15 सीटें। और इनकी बातें सुनिए, कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं। 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है। अभी तो मैंने केवल इन 10 राज्यों का उल्लेख किया है जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी मैं आपको बता देता हूं कितना है।
आंध्र प्रदेश में इनको 1.5% वोट भी नहीं मिला था पूरे आंध्र प्रदेश में। बिहार में इनको 8% वोट भी नहीं मिला। महाराष्ट्र में इनको 16.27% मिला, 16% समझ लीजिए। उड़ीसा में 13% मिला, सिक्किम में 1% मिला, तमिलनाडु में करीब करीब 13% ही मिला। उत्तर प्रदेश में तो ये 6.5% वोट शेयर भी हासिल नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल में 5.5% इनको केवल 5.5% वोट मिला और दादर नगर हवेली 4% मिला। झारखंड में जहां ये इस समय सरकार में है, विधानसभा चुनाव साथ मिलकर के लड़े थे जेएमएम के साथ में, वहां भी इनको 16% से भी कम वोट मिला। अब जरा मैं जो बाकी के राज्य बचे हैं, यानी 10 के अलावा जो राज्य बचे हैं, जरा उनका भी हाल बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी को मिला क्या था 2019 में। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। असम में 14 सीटें हैं, कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली थी। इसी तरह गोवा में 2 सीटें हैं, वहां 1 सीट मिली थी। गुजरात में 26 सीटें हैं, खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा में 10 सीटें हैं, खाता भी नहीं खुला इनका। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, एक भी सीट नहीं मिली थी। जम्मू कश्मीर में 6 हैं, एक भी सीट नहीं मिली थी इनको। कर्नाटक में 28 सीटों में से केवल 1 सीट कांग्रेस को मिली थी 2019 में। केरल में 20 में से 15 सीटें इनको मिली थी। तो जो 52 सीटें मिली थी, उनमें से 15 केरल से आई थी, 8 तमिलनाडु से आई थी और 8 आई थी पंजाब से। तो 8 और 8 16 और 15 31, 52 में से 31 सीटें तो केवल पंजाब, केरल और तमिलनाडु से आई थी और बाकी की आप समझ लीजिए कि 21 सीटें पूरे भारत से आई थी। अच्छा, केरल के बाद मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, केवल 1 छिंदवाड़ा वाली मिली थी इनको। मणिपुर में 2 सीटें हैं, 1 भी नहीं मिली। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1 इनको मिली। मिजोरम में 1 सीट है, नहीं मिली। नागालैंड में 1 है, खाता नहीं खुला। पंजाब में 13, 8 मिली। राजस्थान में 25 सीटें हैं, 1 भी नहीं मिली थी। त्रिपुरा में 2 हैं, खाता भी नहीं खुला। अंडमान में 1 सीट है, इनको मिली थी। चंडीगढ़ की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। दमन दीव में 1 सीट है, वहां इनको नहीं मिली। दिल्ली की 7 सीटें हैं, इनका खाता ना 2014 में खुला ना 2019 में खुला। लक्षद्वीप में 1 सीट है, नहीं मिली इनको। पुडुचेरी में 1 सीट इनको जरूर मिली, 1 ही सीट है वहां पर। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, इनको केवल 2 सीटें मिली। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 0, 1 भी नहीं मिली। तेलंगाना में 17 में से केवल 3 सीटें इनको मिली और ये 4 जून को सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है जमीन पर कि उत्तर प्रदेश में ये परिवार चुनाव लड़ने तक को तैयार नहीं था। अगर इनको ये नहीं लगता कि वायनाड भी इस बार ये हारने जा रहे हैं, तो ये रायबरेली भी नहीं आते। अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर इतने बड़े 30 मार खा हैं ये और नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, तो आते ना अमेठी से। अमेठी तो इनके परिवार की रही है, इनका गढ़ रही है। इनके पिताजी भी वहां से चुनाव जीते हैं, इनकी माताजी भी चुनाव जीती है एक बार। इसके अलावा जो है, इनके चाचा जी संजय गांधी भी वहां से रहे हैं। तो क्यों नहीं और अमेठी में खुद भी लड़ते आ रहे हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2019 में तो आकर के हारे हैं। तो अमेठी तक पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। तो इनका जो हाल है वो मैंने आपको बता दिया है और मेरे पास तो बहुत डिटेल आंकड़े हैं। मैं कल रात बैठ करके यही सब कवायद कर रहा था कि मैं जरा देख लूं कि जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं
और सब जानते हैं कि 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंच चुकी है और चौथे चरण में तो बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी। 5वां चरण आते आते वो 272 क्रॉस करके 300 के ऊपर पहुंचने की तैयारी कर रही होगी। छठे 7वें चुनाव में तो वहां होगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। इसके बावजूद ये लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम, इसके अलावा मीडिया का एक हिस्सा जितना इनको स्पेस देता है, उतना स्पेस तो इनके पैरों के नीचे भी नहीं बचा है, अलग-अलग राज्यों में भी नहीं बचा है। मैंने बहुत डिटेल आपको जानकारी अभी दी है। 18 राज्य हैं जिनमें 2019 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। 18 राज्यों में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, इन राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था 2019 में। 50% से अधिक वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को केवल एक राज्य में मिला और वो राज्य पता है कौन सा है, जहां से केवल एक सीट आती है। उस राज्य का नाम है पुडुचेरी। 40% से अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को केवल 8 राज्यों में मिले और ये 8 राज्य कौन से हैं? गोवा है, मेघालय, नाम सुनिएगा, गोवा में केवल 2 सीट, मेघालय में केवल 1 सीट, 2 सीट, नागालैंड में 1 सीट, पंजाब में चलिए 13 सीटें हैं, जहां से 8 सीटें इनको मिल गई थी। फिर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये सब 1-1 सीटों वाले हैं। छत्तीसगढ़ 11 सीटों वाला है। केवल इन 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिले थे और 30 और 40% वोट शेयर वाले राज्य वो भी 8 ही हैं। इनमें असम है, गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन दीव और उत्तराखंड। अब 20 और 30% के बीच जो वोट शेयर मिला है इनको, मतलब जो अधोपतन हुआ है, जो इनका पतन हुआ है, जो इनके वोट शेयर नीचे आए हैं और किन किन राज्यों में ये लगभग समाप्त प्राय है, मैं वो भी बताने वाला हूं आपको। 30% और 40% के बीच में मैंने आपको बताया 8 राज्य, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन दीव और उत्तराखंड। अब जरा आ जाइए कि 20 और 30% के बीच में इनके वोट शेयर कहां रहे हैं। ये भी 8 ही राज्य हैं। इनमें अरुणाचल है, हिमाचल है, हरियाणा है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, दिल्ली है, तेलंगाना है। यानी इनमें 30% से भी नीचे, 20% और 30% के बीच में इनका वोट शेयर रह गया। जनाधार तेजी से इन राज्यों में इनका खिसक रहा है। अब जरा आइए कि 10% और 20% के बीच में ये कहां जाकर के रुक गई है। यहां भी समाप्त प्राय समझिए। इनमें महाराष्ट्र है, इनमें उड़ीसा है, इनमें तमिलनाडु है और इनमें झारखंड है। 20% से नीचे। महाराष्ट्र में 1 ही सीट मिली थी, उड़ीसा में भी 1 ही सीट मिली थी, तमिलनाडु में इसलिए डीएमके के साथ मिलकर के लड़े थे तो मिल गई थी। अच्छा, अब आइए 10% से नीचे वाले राज्य, जहां कांग्रेस का भट्टा बैठ चुका है। और पता है इनमें कौन कौन से राज्य हैं जहां 10% से कम इनका वोट शेयर रह गया है, जहां जनाधार खिसक गया है? 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाला बिहार और 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल। 10% से नीचे आ गई है कांग्रेस और 4 जून को सरकार बना रहे हैं ये, नरेंद्र मोदी को हटा करके।
5% से नीचे भी हैं कुछ राज्य जहां 5% वोट भी नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को। इनमें आंध्र प्रदेश है, इनमें सिक्किम है, इनमें दादर नगर हवेली है। 10% से नीचे जिन राज्यों में इनका जनाधार चला गया है वहां 162 सीटें आती हैं लोकसभा की, और 5% से नीचे जिन राज्यों में ये चले गए हैं वहां 27 सीटें आती हैं। यानी कुल मिलाकर के इन सीटों की संख्या 189 है। और जैसा मैंने कहा था कि 50% केवल एक राज्य है जहां कांग्रेस को वोट मिलते हैं, पुडुचेरी, वहां केवल एक सीट है। 40% से अधिक 8 राज्यों में केवल 32 सीटें आती हैं, और 30% से अधिक जो 8 राज्य हैं उनमें 148 सीटें आती हैं। 20 से अधिक और 30 से कम 8 राज्यों में 50 सीटें हैं, और 10% से अधिक 4 राज्यों में 121 सीटें हैं, लेकिन इनके पास नहीं है वो। मैंने डिटेल आपको शुरू में बताया कि इनकी हालत क्या है, और ये 4 जून को सरकार बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं इनके हिसाब से। तो ये हाल है कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम किया कि मैं जरा इनकी असलियत दर्शकों को बता दूं कि ये खड़े कहां हैं और किस तरह का परसेप्शन अभी भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे तो लगता है कि 2024 में, और जो केवल नरेंद्र मोदी की बात क्यों करें, ममता बनर्जी ने क्या कहा था इनके बारे में कि ये पूरे देश में 40 सीटें भी नहीं लेकर के आ पाएंगे, और इस बार इनका न्यूनतम आंकड़ा रहेगा, न्यूनतम। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।